नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत दिल्ली से आई बड़ी खबर के साथ। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली दौरा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं। सरकार के खिलाफ बयानबाजी के बीच दिल्ली में मौजूद है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र रावत के बयान के बाद से बीजेपी हाईकमान नाराज बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, देहरादून स्मार्ट सिटी को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए हैं और पिछले कुछ वक्त से उनके बयानों की अगर फहरिस्त देखी जाए तो उसमें तल्ख टिप्पणियां शामिल हैं जो कि सरकार के अगेंस्ट जाती हैं। ऐसे में बड़ी खबर यह है कि दिल्ली तलब किए गए हैं। दिल्ली मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या है अपडेट, समझेंगे। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी के पास ज्यादा अपडेट है। अविनाश, ये बताएं कि क्यों बुलाया गया है दिल्ली? अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है दोनों पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत की ओर से, इसको लेकर के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पे जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उनको कहा है कि वो बातचीत करें और इस पूरे मामले को सुलझाएं। इस तरीके से बयान निकल कर नहीं आने चाहिए। इसके बाद प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की और प्रदेश अध्यक्ष को यह कहा कि दोनों नेताओं से जाके बातचीत करें और उनको बताएं कि पार्टी का क्या संदेश है। इसके बाद अगर बात करें, जैसे ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पता चला कि पार्टी आलाकमान उनसे नाराज है, सख्त है, तो वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे और उनके पास पहुंच के अपनी सारी बातचीत रख रहे हैं कि क्यों उन्होंने ये बयान दिया है, क्या परिस्थिति रही है, किस तरीके से अब आगे चलना है, क्या कुछ रहना है। इसी को लेकर के वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे और यहाँ पर उनकी मुलाकात चल रही है। बिल्कुल। देखिए अविनाश, जब कभी भी देहरादून से दिल्ली कोई आता है तो जाहिर तौर पर अटकले, कयास, ये सब कुछ बहुत गर्म हो जाता है इसका बाजार। फिलहाल देखते हैं कि इस मुलाकात से और क्या अपडेट आती है। शुक्रिया अविनाश, आप नजर बना करके रखिएगा। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का विरोध चल रहा है। सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं है विधायक सरिता आर्य, ये जानकारी आ रही है। मैं सरकार के फैसले से दुखी हूं, ये कहा है सरिता आर्य ने। नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का विरोध सामने आ रहा है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप भी। नैनीताल को क्या सौगात देंगे, क्योंकि हमारा एक पर्यटन सिटी है। पर्यटक सिटी होने के नाते हम लोग ये चाहेंगे कि हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे मिले, जिससे कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल होने से हमारी भी शान बढ़ती थी कि माननीय उच्च न्यायालय हमारे नैनीताल में है। और हम लोग पहले ये चाह रहे थे कि हमारे यहाँ राजधानी बने। राजधानी नहीं आई तो माननीय उच्च न्यायालय की सौगात हमें दी गई और आज उसे शिफ्ट किया जा रहा है, तो मैं उससे बहुत दुखी हूँ। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। कल कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी। सरकार के फैसले से कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग विरोध में उतर आए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर अभी एक दिन पहले ही कैबिनेट ने मुहर लगाई थी, मगर इस पर अभी विवाद शुरू होने लगा है। नैनीताल से भाजपा की विधायक सरिता आर्य ही सरकार के फैसले के विरोध में उतर आई है। सरिता आर्य का कहना है कि सरकार के फैसले से स्थानीय लोग और व्यापारी खुश नहीं हैं। नैनीताल को क्या सौगात देंगे, क्योंकि हमारा एक पर्यटन सिटी है। पर्यटक सिटी होने के नाते हम लोग ये चाहेंगे कि हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे मिले, जिससे कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल होने से हमारी भी शान बढ़ती थी कि माननीय उच्च न्यायालय हमारे नैनीताल में है। और हम लोग पहले ये चाह रहे थे कि हमारे यहाँ राजधानी बने। राजधानी नहीं आई तो माननीय उच्च न्यायालय की सौगात हमें दी गई और आज उसे शिफ्ट किया जा रहा है, तो मैं उससे बहुत दुखी हूँ। उधर हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के फैसले पर नैनीताल बार एसोसिएशन की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। बार एसोसिएशन की जितनी मेंबरान्स हैं उनके अंदर कुछ में रोष है कि हाईकोर्ट शिफ्ट नहीं होना चाहिए, कुछ का कहना है कि हाईकोर्ट शिफ्ट होना चाहिए। तो वहाँ पर अभी थोड़ा सा मतभेद चल रहा था, तो अभी इसमें इसकी तह में जाने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर आगे जो देखा जाएगा, उसके बाद फिर ये बात हम अधिवक्ताओं के बीच में रखेंगे। अब अधिवक्ताओं की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने के बाद निर्णय लिया जाएगा। उधर जब से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने को हरी झंडी मिली है, हल्द्वानी बार एसोसिएशन से जुड़े वकील खुश हैं। उनका कहना है कि ये फैसला आम जनता के हित में है। आसपास की जो जनता है वो ये चाहते हैं कि हल्द्वानी के यहाँ पर जो है हाईकोर्ट की स्थापना हो तो सभी को जो है सुविधाजनक रहे, वादकारियों के लिए भी सुविधाजनक है और हाईकोर्ट के एक्सटेंशन के लिए भी उसको कैसे जो है वो बढ़ावा दिया जाए, उसकी स्थापना के लिए भी उचित स्थान जो है वो हल्द्वानी में उपलब्ध है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हल्द्वानी के लिए जो सैद्धांतिक मंजूरी जो उत्तराखंड कैबिनेट ने दी है, ये सराहनीय है।
हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए थे। कहा जा रहा है कि 70% लोगों की राय हाईकोर्ट शिफ्ट करने के पक्ष में थी। काफी समय से नैनीताल हाईकोर्ट को मैदानी क्षेत्र में शिफ्ट करने की मांग उठती रही है। हाईकोर्ट पहाड़ी क्षेत्र में होने की वजह से मैदानी क्षेत्र के लोगों को वहां जाने में काफी परेशानी होती है। टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से इससे नैनीताल में भी काफी भीड़ रहती है। अब देखना होगा कि सरकार का ये फैसला पहाड़ के बाकी जिलों के लोगों को कितना पसंद आता है। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित और नैनीताल से कमल के साथ हल्द्वानी से विनोद की रिपोर्ट। चलिए इसी खबर की डिटेल के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अंकित चाका हल्द्वानी से, वो जुड़ गए हैं। हल्द्वानी में किस तरीके का माहौल है, लोग कितने खुश हैं इस खबर के आने के बाद अंकित कि वहां पर अब हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की मुहर लग गई है? इसमें आपको बता दें कि जैसे ही हाईकोर्ट हल्द्वानी में शिफ्ट होने की चर्चा आई और जैसे ही उत्तराखंड सरकार ने मोहर लगाई तो हल्द्वानी वासियों में खुशी की लहर दौड़ देखने को मिली। वकीलों की बात करें, अधिवक्ताओं की बात करें तो उन्होंने कल एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार जताया। साफ तौर पर उनका कहना है कि नैनीताल में जिस तरह से हाईकोर्ट था, जो लोग आते थे, जो अधिवक्ता वहाँ जाते थे, उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी। और जैसे ही हल्द्वानी में शिफ्टिंग की बात आई और जैसे उत्तराखंड सरकार ने मोहर लगाई है, अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ी है। वहीं बात करें जिस तरह से नैनीताल विधायक सरिता आर्या का एक दूसरा तरीके से उनकी नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नैनीताल से हाईकोर्ट का जाना वो बहुत ही गलत है और नाराजगी उन्होंने व्यक्त की है। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने सरकार के इस डिसीजन को सही साबित किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला लिया है ये अच्छा फैसला है, लोगों को हितों में लिया गया फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके कितने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कितना वक्त लगेगा, कितने तरीके के शिफ्ट होते हैं अंकित, इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए स्नेहलता, इस पूरे मामले में पूरी प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय लगता है क्योंकि जो अभी जगह चिन्हित की गई है हल्द्वानी में गोलापार में जो जगह देखी गई है वहाँ पर एक बार सर्वे टीम और जाएगी और देखेगी और किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से भी देखना पड़ता है। हाईकोर्ट के अगल बगल में कुछ और ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पर हाईकोर्ट को दिक्कतें आ सकती हैं, तो पूरे ये देखेंगे, पूरी इसकी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी और उस आधार पर इस हाईकोर्ट की शिफ्टिंग का पूरा काम इसमें किया जाएगा। दूरगामी योजना है, लेकिन हाँ इसके असर को आगे के तौर पर लोग भांप रहे हैं और इसको लेकर के हल्द्वानी के लोग कम से कम खुश दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। तो देखिए, हल्द्वानी शिफ्ट होने पे हाईकोर्ट के यूकेडी का बयान सामने आया है। हाईकोर्ट नैनीताल में होने से क्या नुकसान है, यूकेडी का ये सवाल है। हाईकोर्ट को शिफ्ट करना पहाड़ विरोधी मानसिकता का प्रतीक है, काशी सिंह ने कहा, यूकेडी के नेता। और ऐसे में सवाल पूछा है कि आखिर इससे क्या मिल जाएगा, नैनीताल में हाईकोर्ट हो या हल्द्वानी में, इससे क्या फर्क पड़ता है। और ये बदलाव की मानसिकता ठीक नहीं है पहाड़ पर। प्रदेश की कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि हाईकोर्ट जो अभी तक नैनीताल में से संचालित था उसको हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है ये कौन सी मानसिकता काम कर रही है पहाड़ के खिलाफ। ये वही मानसिकता है जो स्थायी राजधानी को, परमानेंट कैपिटल को गैरसैंण में जाने से रोकती रही है। देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत एक खूबसूरत शहर बनाने की योजना थी, मगर इसका ठीक उल्टा हुआ है। राजधानी अब पहले से भी ज्यादा बदसूरत हो चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत इन कामों को तोड़ने की तैयारी चल रही है, मगर सवाल यह है कि सरकार ने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा। कुछ बनाने में भी जनता का पैसा लगता है, टैक्स का पैसा लगता है, तोड़ने में भी पैसा लगेगा, आखिरकार ये बर्बादी क्यों? लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से 2017 में देहरादून के स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ, लेकिन परेड ग्राउंड का एक मंच जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है। चर्चाएं हैं, खबर है कि जल्द ही इस मंच को तोड़ दिया जाएगा। बड़ा सवाल है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत परेड ग्राउंड में जो मंच बना था इसमें तकरीबन 30 लाख की लागत आई थी। अब कहा जा रहा है कि सुरक्षा मानकों के हिसाब से इस मंच को तैयार नहीं किया गया, ऐसे में इस मंच को तोड़ दिया जाएगा। अब इसको तोड़ तो दिया जा रहा है, लेकिन जनता को इस सवाल का जवाब भी देना होगा कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है ताकि आज इस मंच को तोड़ने की नौबत आई है। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून।
चलिए इसी खबर की डिटेल के साथ हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्मार्ट सिटी के तहत हर साल लगभग नए सीईओ मिले हैं, ये तो रवायत रही है रवि, लेकिन ये जो चीजें बना दी जा रही हैं किस बिना पे बनाई गई और उसे अब तोड़ने की जिम्मेदारी दी जा रही है, आखिरकार कोई फाइनल खाका है कि नहीं? बिल्कुल सुनीता, देखिए बहुत बड़ा सवाल है स्मार्ट सिटी परियोजना पर कि जिस तरीके से पूरे देश में 100 शहरों में ये काम शुरू हुआ था और शुरुआती दौर में बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हिला हवाली और लापरवाही हुई है उन अधिकारियों की और जिम्मेदार लोगों की, ये सामने सबके सामने अब आ चुका है। जिस तरीके से देहरादून के परेड ग्राउंड में एक मंच जो VIP लोगों के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि परेड ग्राउंड में तमाम राजनीतिक रैलियाँ होती हैं, अन्य भव्य कार्यक्रम होते हैं, इस मंच को तकरीबन 30 लाख रुपये की लागत से बनाया गया था, लेकिन अब इस मंच को तोड़ने की बात सामने आ गई है और जिस पर कि मोहर भी लग गई है, क्योंकि एक नई निविदा भी नए मंच को बनाने के लिए अब जारी कर दी गई है। तो ऐसे में तमाम सवाल तो स्मार्ट सिटी की, चाहे खराब सड़कों के हों, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर हो, तमाम सवाल तो थे ही, लेकिन जिस तरीके से जनता के टैक्स का पैसा इस पर बहाया गया और एक बार फिर से तोड़ने पर पैसा बहाया जाएगा, नए मंच को बनाया जाएगा, इसमें सवाल यह है कि जब जिम्मेदार अधिकारी इसको लेकर इसकी कवायद शुरू कर रहे थे तो उस वक्त पूरी तरीके से ये क्यों नहीं देखा गया कि सुरक्षा मानक और अन्य जो मानक होते हैं उनके अनुसार इस मंच को बनाया जा रहा है या फिर नहीं। इतनी बड़ी लापरवाही हुई है जिसमें कि इतना बड़ा खर्चा जो जनता का पैसा है उसको यूं ही बहाया गया और बर्बाद कर दिया गया। ऐसे में बदल जाते हैं, हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ के चला जाता है और कहते हैं ना, बहुते जोगी मन उजाड़, और कुल मिलाकर के उजाड़ कंडीशन में अभी भी आपके पीछे वो मंच दिखाई दे रहा है, घास दिखाई दे रही है। स्मार्ट कहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, जैसे कि तस्वीरें आ रही हैं। न जाने कब ये फलीभूत होगा, जो नया डिजाइन भी बनाए वो बन करके तैयार हो जाए तो भला हो देहरादून की जनता का। देखते हैं आगे क्या स्टैंड रहता है। रवि, शुक्रिया तमाम तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड में डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए नया फॉर्मूला निकाला गया है। सरकार के नए फॉर्मूले के मुताबिक जो डॉक्टर पहाड़ चढ़ने को तैयार होंगे उन्हें डबल सैलरी दी जाएगी। स्पेशलिस्ट की बात हम करें तो जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है लगभग 1200 है और हमारे 536 डॉक्टर्स के आसपास स्पेशलिस्ट हमारे तैनात हैं, तो लगभग 50% गैप हमारा इसमें हो रहा है। तो इसी गैप को फिल करने के लिए हम लोगों ने NHM के तहत यू कोट वी पे सिस्टम हम लोग अभी लागू करेंगे आने वाले समय में। ये मात्र स्पेशलिस्ट के लिए होगा। हमने इसमें बेसिक वर्किंग भी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि अगर ये फॉर्मूला कामयाब रहा तो न सिर्फ डॉक्टर्स की कमी दूर होगी बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों में भी मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। एक हायर पे बैंड हम लोग इसमें करेंगे जो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा रहेगा। एग्जिस्टिंग पे बैंड स्पेशलिस्ट के लिए जो है उससे 2-3 गुना ज़्यादा रहेगा और उसमें जब वो सबसे कम कोट करेगा उसको हम जॉब ऑफर करेंगे। तो इससे संभवतः काफ़ी स्पेशलिस्ट की हमारी कमी जो है दूर होगी। और बाकी दूसरे जो तरीके हैं वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बॉन्ड वाले सिस्टम के माध्यम से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशलिस्ट की कमी हम लोग दूर करें। डॉक्टर्स की कमी के चलते प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी भी डॉक्टर पहाड़ चढ़ने से कतराते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग के इस नए फॉर्मूले से क्या डॉक्टर पहाड़ चढ़ने को राजी होंगे? ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास होगा। जब PM मोदी इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से गर्मजोशी से मिल रहे थे, तब ये बात सामने आई। ठीक उसी समय अमेरिकी सेना भारत में होने जा रहे युद्धाभ्यास के लिए उत्तराखंड के औली पहुंच गई, जहां US आर्मी हमारे देश की सेना के साथ अगले 2 हफ्तों तक माउंटेन वॉरफेयर का अभ्यास करेगी। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच होने वाली सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज का ये 18वां संस्करण है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों के साथ रणनीतियों का आदान प्रदान करना है। इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से असम रेजिमेंट की एक पूरी बटालियन हिस्सा ले रही है। अमेरिकी सेना की 11 एयरबोर्न डिवीजन की 2nd ब्रिगेड भी हिस्सा ले रही है। भारत ने मित्र देशों की सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए उत्तराखंड के औली में हाई एल्टीट्यूड फॉरेन नोड यानी कि FTN बनाया है, जहां पहली बार भारतीय सेना और अमेरिकी सेना मिलकर 16 नवंबर से 2 दिसंबर तक उत्तराखंड के औली में युद्धाभ्यास करेंगे।
बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से। प्रदेश के सभी न्यायालयों के कामकाज ठप। न्यायिक अधिकारियों के अभद्र व्यवहार को लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा है। प्रदेश भर की सभी अदालतों में वकीलों का ये प्रदर्शन। बड़ी खबर, सभी कोर्ट्स में कामकाज ठप। प्रदेश के सभी कोर्ट में कामकाज के ठप होने की बड़ी खबर आ रही है। न्यायिक अधिकारियों के अभद्र व्यवहार को लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा है। प्रदेश भर की सभी अदालतों में वकीलों का ये प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्यादा जानकारी सहयोगी रवि कैतुरा के पास है। रवि, क्या है ये पूरा मामला और कितना प्रभाव पड़ रहा है आम लोगों पर? बिल्कुल प्रियंका, देखिए आज प्रदेश में जितने भी न्यायालय हैं वहाँ पर कामकाज ठप है और जो अदालतों के बाहर वकील हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरीके का प्रदर्शन देहरादून में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल मांग ये है कि जो न्यायिक अधिकारी हैं उनके द्वारा वकीलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। रसूखदार लोग हैं उनकी फाइलों पर जल्दी काम किया जाता है। आम लोगों को न्यायिक अधिकारी पूछते नहीं है। इस तरीके के तमाम आरोप है और आज देहरादून कोर्ट के बाहर ही वकीलों का हंगामा दिन भर बना हुआ है और लगातार जो कामकाज है यानी कि जो सुनवाई होती है यहाँ पर वकील जो है जिरह करते हैं, ये तमाम कामकाज ठप है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतें और मुश्किलें आज हुई है और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में इस तरीके का प्रदर्शन पहली बार दफा ये होगा जिस तरीके से आज न्याय। लेकिन ये समझना मुश्किल है रवि कि एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, पूरे प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों को लेकर के इतने लामबंद दिखाई दे रहे हैं अधिवक्ता। बिल्कुल सुनिए, देखिए जिस तरीके की नाराजगी है वो नाराजगी काफी गंभीर भी है क्योंकि जिस तरीके से न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाना तो उनके पास वकीलों को ये भी अपनी पूरी दलील अब खुद देनी होगी किस तरीके से अभद्र व्यवहार है, किस तरीके से रसूखदारों से फाइलों पर जल्दी काम के जो गंभीर आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए न्यायिक अधिकारियों पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए पूरे प्रदेश में कामकाज ठप है। कोर्ट का तमाम वकील बाहर दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में अब जबरन धर्मांतरण कानून यूपी से भी कठोर होगा, ये खबर मिल रही है। धर्मांतरण कानून को तोड़ने वालों को 10 साल की सजा हो सकती है। सजा के साथ जुर्माना भी लगेगा। धामी कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया जिसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो लव जिहाद करने वालों पर भारी पड़ सकता है। सरकार विधेयक लाकर जल्द ही कानून में बदलने वाली है। धर्मांतरण पर धामी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक के दौरान धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने पर मुहर लगी है। कैबिनेट में प्रस्ताव आया है कि धर्मांतरण कानून में संशोधन किया जाएगा जिसके बाद उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण बेहद ही संगीन अपराध हो जाएगा। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। अब आपको बताते हैं कि देश भर में धर्मांतरण को लेकर किस तरह के कानून है। जबरन धर्मांतरण को रोकने के खिलाफ देश में फिलहाल कोई समग्र कानून नहीं है। संविधान के तहत देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है। हालांकि किसी की इच्छा के खिलाफ या जबरन धर्मांतरण करवाना अपराध है। उत्तराखंड में साल 2018 में कानून लाया गया था। इसमें 1 से 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। अगर मामला SC/ST से जुड़ा है तो 2 से 7 साल तक की कैद हो सकती है। मगर इस कानून को अब और सख्त बनाया जा रहा है ताकि कोई जबरन किसी का धर्म बदलने की कोशिश न करे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन करते हुए 10 साल की सजा का प्रावधान रखा है। हालांकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 7 साल का प्रावधान है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने धर्मांतरण कानून में तब्दीली करते हुए सख्त संशोधन किया है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले हो, जबरन शादी कराने के मामले हो या फिर तमाम इन चीज़ों को इस कैटेगरी में रखा है। आने वाले विधानसभा शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। धर्मांतरण कानून को कठोर बनाने के लिए सीएम धामी ने पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय में मीटिंग की थी। इसमें उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 को कठोर बनाने पर चर्चा हुई। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से शासन को प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया था। अभी तक ये कानून काफी हल्का है। अगर इसमें बदलाव होते हैं तो आरोपियों में कानून का डर होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने को लेकर के उत्तराखंड सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। इसी पर आम लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि कैतुरा ने। धामी सरकार ने अपनी कैबिनेट में जबरन धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बनाने का फैसला ले लिया है। 10 साल की कम से कम सजा, संज्ञेय अपराध और इसके साथ ही इसमें जमानत न हो जो भी धर्मांतरण जैसे काम करेंगे। ऐसे में तमाम वर्गों का क्या सोचना है, मेरे साथ तमाम जो शिक्षित वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं, युवा हैं, वो पीढ़ी इसको लेकर क्या सोच रही है, धामी सरकार के इस फैसले को लेकर बातचीत करेंगे। सर, मैम आपसे शुरुआत करता हूँ, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस फैसले को?
सर, ये सरकार का बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं सरकार के फैसले की सराहना करती हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह के कठोर कानून बनाने से जो हम आए दिन की घटनाएं देख रहे हैं, विशेषकर लड़कियों के संदर्भ में, उस पर भी रोक लगेगी और तमाम दूसरे समुदाय के लोग जो गरीबी के नाम पर लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी मजबूरी का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रहे हैं, इससे इसको बड़ा रोक लगेगी और समाज में हम कहीं ना कहीं ये मैसेज देने में कामयाब होंगे कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता चुनने का अधिकार है। 10 साल की सजा और जमानत नहीं होगी, इससे भी और कठोर इससे होना चाहिए, या इससे आप लोग सहमत हैं कि इतना ठीक है? अभी प्रारंभिक स्तर पर इतना ही ठीक है और निश्चित रूप से इस कानून से धर्म का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं एक कमी आएगी निश्चित रूप से। धर्म का दुरुपयोग रुकेगा, आपका क्या कमेंट है? जी, इस तरह के कानून बहुत ज़रूरी थे और ये समय की मांग भी थी। जैसा कि पिछले काफ़ी समय से इस तरह की बहुत सारी घटनाएं भारत में, कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं घटी हैं। अभी हाल ही में दिल्ली की एक घटना जो आ रही है, उसमें बंगाल की लड़की का जो किस तरीके से 35 टुकड़े करके उन्होंने वो डाला है। तो इस तरह कहीं ना कहीं इस तरह के कानून जो कठोर कानून है, इससे इन घटनाओं पर रोक लगेगी और उस आवश्यकता को पूरा भी किया गया और यही वजह है कि धामी सरकार ने इस तरीके का फैसला लिया है ताकि जबरन धर्मांतरण न किया जाए। अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंथुआ, एबीपी गंगा। देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत करवाए जा रहे कई कामों को अब गिराने की तैयारी है। सरकार कटघरे में है। देहरादून स्मार्ट सिटी का काम अब सरकार के ही गले की फांस बन चुका है। विरोध होने पर अब स्मार्ट सिटी के तहत हुए कामों को बदलने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। कई निर्माण कामों को तो अब गिराने की तैयारी की जा रही है। लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से 2017 में देहरादून के स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ, लेकिन परेड ग्राउंड का एक मंच जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है। चर्चाएं हैं, खबर है कि जल्द ही इस मंच को तोड़ दिया जाएगा। बड़ा सवाल है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत परेड ग्राउंड में जो मंच बना था, इसमें तकरीबन 30 लाख की लागत आई थी। अब कहा जा रहा है कि सुरक्षा मानकों के हिसाब से इस मंच को तैयार नहीं किया गया, ऐसे में इस मंच को तोड़ दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि जब स्मार्ट सिटी के काम शुरू हुए थे, उस वक्त इन सब बातों का क्यों नहीं ख्याल रखा गया? 30 लाख रुपए की लागत से बने इस मंच को बनाने से पहले क्या एक बार भी भविष्य की चुनौतियों के बारे में नहीं सोचा गया? स्मार्ट सिटी के कामों पर जिस तरीके से अपनी ही सरकार पर विधायक, मेयर और पूर्व मुख्यमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं, ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। स्मार्ट सिटी को लेकर स्थानीय जनता वक्त वक्त पर नाराजगी जताती रही कि काम में लापरवाही है, लेकिन अब खुद अपनी ही सरकार पर भाजपा के ही लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस मंच को बड़े बड़े इंजीनियर और अधिकारियों ने सूझबूझ से बनाया हो, अब उनकी सूझबूझ मिट्टी में मिलने जा रही है। यानी कि ये मंच अब तोड़ दिया जाएगा और जनता के टैक्स के 30 लाख रुपए मिट्टी में मिल जाएंगे। यही वजह है कि नाराजगी का दौर भी शुरू हो चुका है। वो मंच पहले ही गलत बना था, उसको गलत नहीं बनना चाहिए था, वो उस पर पैसा वेस्ट हुआ है और अब दूसरी तरफ मंच बनाने की बात चल रही है। और इस बात को स्वीकार किया है अभी जब बहुत बड़ी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में की गई, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि मंच अब हट करके बनेगा। तो मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार है वो उसमें कार्रवाई होगी। ईंट इधर से उधर से बदल करके स्मार्ट नहीं कर सकते हो। जब एक बार एक मास्टर प्लान बना, कहाँ पर क्या होगा वो फाइनल हो गया, फिर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उचित नहीं है। उससे सरकार की भी बदनामी होती है और जो भारत सरकार का जो सपना था, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम 100 स्मार्ट सिटी देश के अंदर बनाएंगे, वो उस सपने से भी हम दूर होते चले जाएंगे। देहरादून में पिछले 5 साल से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। जब से काम शुरू हुआ तभी से कामों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, मगर इस बार मामला और गंभीर इसलिए है क्योंकि बने बनाए निर्माण को तोड़ने की तैयारी है। अब इसको तोड़ तो दिया जा रहा है, लेकिन जनता को इस सवाल का जवाब भी देना होगा कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है ताकि आज इस मंच को तोड़ने की नौबत आई है। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुआ, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।